लास्ट क्लास में हमने गुप्ता डायनेस्टी कंप्लीट कर ली थी, जिसके फाउंडर थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद इसका बेटा राजा बनता घटोत्कच, और दोनों ने महाराजा की उपाधि ली थी। और एक्चुअल फाउंडर गुप्ता डायनेस्टी का माना जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट को। और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद चांद को किस में देखा था? समुद्र में। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद आएगा समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त चांद को किसमें देखा? समुद्र में। और किसने देखा? राम ने। समुद्रगुप्त के बाद कौन आएगा? रामगुप्त। ठीक है। और रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आएगा इसका कुमारगुप्त। तो चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आया कुमारगुप्त, और कुमार क्या करेगा? कांड करेगा, तो स्कंदगुप्त। ठीक है। इस तरह से हमने ये सारा याद कर लिया था। और इनकी उपाधि भी बता देता हूं। क्या क्या हमने इनकी टाइटल किए थे? श्रीगुप्त का और घटोत्कच का टाइटल था महाराजा। अच्छा, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने टाइटल लिया था महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। अच्छा, समुद्रगुप्त ने क्या टाइटल लिया था? ये नेपोलियन ऑफ इंडिया था। और इस समुद्रगुप्त ने टाइटल लिए थे पराक्रमांक, कविराज, व्याघ्र पराक्रमांक। ठीक है। ये समुद्रगुप्त था, नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है इसे। इसके बाद आया रामगुप्त, इसने कोई टाइटल नहीं लिया। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड आया, और ये जो चंद्रगुप्त सेकंड था ये वही है जिसके उसमें 9 जेम्स थे। और इसने भी क्या उपाधि ली? इसने उपाधि ली विक्रमादित्य की, चंद्रगुप्त सेकंड ने। रामगुप्त ने कोई उपाधि नहीं ली। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने उपाधि ली विक्रमादित्य की। और फिर कुमारगुप्त भी ऐसी विक्रमादित्य जैसी उपाधि लेगा, महेंद्रादित्य, कुमारगुप्त की उपाधि। फिर स्कंदगुप्त ने कोई उपाधि नहीं ली, ना विष्णुगुप्त ने कोई उपाधि ली। बस रामगुप्त ने कोई उपाधि नहीं ली थी। उसके बाद रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड आया, उसने विक्रमादित्य की उपाधि ली। और कुमारगुप्त ने उपाधि ली महेंद्रादित्य की। बस उसके बाद ना स्कंदगुप्त ने कोई टाइटल लिया, ना विष्णुगुप्त ने लास्ट में कोई टाइटल लिया। डन। अच्छा, हमने किया था कि जब ये गुप्ता डायनेस्टी खत्म हुई तो नॉर्थ इंडिया में पुष्यभूति डायनेस्टी चल रही थी, पुष्यभूति डायनेस्टी। और पुष्यभूति डायनेस्टी खत्म होते होते अंतिम हिंदू शासक नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन रहा पुष्यभूति डायनेस्टी का? हर्षवर्धन। क्योंकि ये वाली जो डायनेस्टी थी गुप्ता डायनेस्टी, ये 550 में खत्म हो गई थी। ठीक है। तो चलते चलते हर्षवर्धन अंतिम शासक रहा, हिंदू शासक। अंतिम हिंदू शासक कौन रहा? पुष्यभूति वंश का हर्षवर्धन। इससे पहले इसके बड़े भाई ने राज किया, हर्षवर्धन से पहले। और उसके बड़े भाई से पहले इसके पिता ने राज किया। ठीक है। जब उनकी मृत्यु होगी तो जब हर्षवर्धन राजा बना था, और ये अंतिम हिंदू शासक था। उसके बाद मुस्लिम रूल स्थापित हो जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया और इस्लाम स्थापित हुआ था। तो हमें इस पुष्यभूति वंश के बारे में भी पढ़ना है थोड़ा सा, और हर्षवर्धन के बारे में भी इंपॉर्टेंट बातें देखनी है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज हमको पढ़ना है एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा के बारे में, जो कि है हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन, अभी अभी मैंने आपको बताया कि हर्षवर्धन जो है वो अंतिम हिंदू शासक हुआ। और 550 तक तो मैंने बताया था गुप्त वंश चला। और उसके बाद जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश के बाद मैंने आपको बताया कि नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पर नॉर्थ इंडिया में पुष्यभूति वंश चल रहा था। और 606 से 647 तक राज किया हर्षवर्धन ने। ही इज नोन एज द लास्ट हिंदू सम्राट ऑफ इंडिया। पुष्यभूति डायनेस्टी का शासक था। कौन सी डायनेस्टी का? पुष्यभूति डायनेस्टी का। अच्छा, इनकी जो कैपिटल थी ना, वो हरियाणा में थानेसर नाम की एक जगह है। थानेश्वर भी बोलते हैं और थानेश्वर भी बोलते हैं। ठीक है। हर्षवर्धन 606 से 647 तक इसने राज किया, अंतिम हिंदू सम्राट था और पुष्यभूति डायनेस्टी का शासक था। और इसकी कैपिटल का नाम है थानेश्वर। ठीक। और दूसरी कैपिटल कौन सी हुई? कन्नौज। थानेश्वर या कन्नौज याद रखनी है। इसके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। अब वर्धन वंश है, पुष्यभूति वंश है, इसमें सब वर्धन लगाएंगे, देखना। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या बताया? प्रभाकर वर्धन। माता का नाम यशोमती, और बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन, और सिस्टर का नाम राज्यश्री था, राज्यश्री। दोबारा सुनो। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, माता का नाम यशोमती और यशोमती, और इसके बड़े भाई का नाम, हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन, और सिस्टर का नाम राज्यश्री। क्लियर? तो ये हमने हर्षवर्धन के फैमिली के बारे में जान लिया। और अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद राजा बना था 606 ईस्वी में। और 606 ईस्वी में इसने हर्ष संवत चलवाया।
57 ईस्वी में राजा वीर विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलवाया था 57 बीसी में। उसके बाद 78 बीसी में राजा कनिष्क ने शक संवत चलवाया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक गुप्त संवत भी आया था शायद, है ना, गुप्त संवत आया और कुछ था, गुप्त संवत ही था 319 में। ये रहा 319 में गुप्त संवत चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलवाया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 319 में गुप्त संवत चलवाया था। 3 हो गए। और चौथा ही हर्षवर्धन ने चलवाया, हर्ष संवत 606 ईस्वी में। एक पेज पे मैं आपको लिख के याद करवा देता हूं ताकि आपके दिमाग में सारी बातें फिट बैठ जाए। तो आ जाइए मेरे साथ, लेट मी टेक अ पेज। ये देखो, ये मैंने आपको क्या बताया है, 57 बीसी। 57 बीसी में विक्रम संवत, विक्रम संवत चलवाया विक्रमादित्य ने, राजा वीर विक्रमादित्य ने चलवाया था ये, ठीक है। उसके बाद 78 बीसी कनिष्क, पहले लिखो शक संवत, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये अंक की बिंदी आ गई ना, शक संवत। और किसने चलवाया था, कनिष्क ने, याद कर लेना सारे के सारे, 57 और 78 बीसी। उसके बाद 319 में गुप्त संवत चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, चंद्रगुप्त फर्स्ट। और अभी अभी हमने हर्ष संवत के बारे में पढ़ा 606 ईस्वी में हर्ष संवत, और ये चलवाया हर्षवर्धन ने, राजा हर्षवर्धन ने। विक्रम संवत विक्रमादित्य ने 57 बीसी में, 78 बीसी में शक संवत कनिष्क ने, 319 ईस्वी में गुप्त संवत चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, और 606 ईस्वी में हर्ष संवत, जब हर्षवर्धन राजा बना 606 ईस्वी में, तो जब चलवाया था ये हर्ष संवत, लिखा भी हुआ है। 606 ईस्वी में अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद राजा बना और 606 ईस्वी में हर्ष संवत चलवाया। इसी के शासनकाल में, जैसे 499 में फाइयान आया था ना, फाइयान चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में, ये रहा चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में फाइयान भारत आया था। फाइयान चीनी यात्री था, ये भी चाइनीज था, चाइनीज ट्रेवलर। 399 में फाइयान भारत आया था। उसी तरह से राजा हर्षवर्धन के कार्यकाल में भी एक चाइनीज ट्रेवलर आया था, और इसका ईयर भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 629 में चाइनीज ट्रेवलर हुएन स्वांग भारत आया था। हुएन स्वांग, नाम याद रखना, हुएन स्वांग। और इसने किताब लिखी, भारत में घूमा, पूरा भारत भ्रमण इसने किया, और जो भी इसने देखा उसके ऊपर इसने किताब लिखी हुएन स्वांग ने। बुक का नाम था सीयू की। किताब का नाम भी याद रखना है, कब आया था ये भी याद रखना है, और किसके शासनकाल में आया था हुएन स्वांग भारत, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ये भी याद रखना है। किताब का नाम सीयू की। कौन आया था, चाइनीज ट्रेवलर हुएन स्वांग। किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के। कब आया था, 629 में। और 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बना था, और राजा बनते ही 606 ईस्वी में हर्ष संवत चलवाया। डन। अच्छा, इसका कोर्ट पोएट था बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने 2 किताबें लिखी जो आप पहले याद कर चुके हो। बाणभट्ट की 2 किताबें, हर्षचरित्र और कादंबरी। हर्षचरित्र हर्षवर्धन की किताब नहीं है, बाणभट्ट की किताब है। बार बार बोल रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लेता है इसको, डिफरेंट एग्जाम्स में भी पूछा हुआ है इसको, ठीक है। कंफ्यूजन होता है ना इसमें, हर्षचरित्र लिख के और हर्षवर्धन ऑप्शन में देगा सजा के, और बच्चे यही गलती करते हैं, हर्षचरित्र को हर्षवर्धन में मार देते हैं, और हालांकि हर्षचरित्र बाणभट्ट की किताब है, उसके दरबारी कवि की किताब है ये। डन। तो बाणभट्ट की 2 किताबें, हर्षचरित्र और कादंबरी। हर्षवर्धन टुक टाइटल शिलादित्य। हर्षवर्धन ने टाइटल क्या लिया था, शिलादित्य टाइटल लिया था। हर्षवर्धन को पराजित करने वाला एकमात्र शासक। हर्षवर्धन किसी से पराजित नहीं हुआ, अपना सारा राजपाट आगे तक फैलाया जो उनकी सीमाएं थी, ठीक। लेकिन वो गलती कर बैठा, साउथ इंडिया में सोचा कि साउथ इंडिया में भी चलते हैं, हर जगह तो जीत मिल ही रही है, तो क्यों ना साउथ इंडिया में भी कोशिश की जाए। और साउथ इंडिया में बैठा था पुलाकेशियन सेकंड,
और जैसे ही ये साउथ इंडिया में अटैक करने की कोशिश करता है, पुलाकेशियन सेकंड हर्षवर्धन को हरा देता है। तो हर्षवर्धन को पराजित करने वाला एकमात्र शासक पुलाकेशियन सेकंड, याद रखना। और ये चालुक्य डायनेस्टी का राजा था। बस इतना ही आपको याद रखना हर्षवर्धन के अंदर। पूरा हर्षवर्धन दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। हर्षवर्धन जो है 606 से 647 ईस्वी तक राजा रहा। 606 में बना, 647 तक रहा। ही इज नोन एज द लास्ट हिंदू सम्राट। पुष्यभूति डायनेस्टी का शासक था। कैपिटल थानेसर और कन्नौज। पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, माता का नाम यशोमती, बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन और सिस्टर का नाम राज्यश्री। सारे इंपोर्टेंट है। प्रभाकर वर्धन पिता, माता का नाम यशोमती, बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन और सिस्टर का नाम राज्यश्री। 606 ईस्वी में अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद राजा बना और हर्ष संवत चलवाया 606 ईस्वी में। 629 में चाइनीज ट्रेवलर हुएन स्वांग भारत आया था और किताब लिखी सी यू की। और इनका कोर्ट पोएट हुआ बाण भट्ट। और बाण भट्ट की दो किताबें आपको याद रखनी है, एक तो हर्षचरित्र और एक कादंबरी। और हर्षवर्धन टुक टाइटल शिलादित्य। हर्षवर्धन ने क्या टाइटल लिया भाई? शिलादित्य का टाइटल लिया। हर्षवर्धन को पराजित करने वाला एकमात्र शासक हुआ पुलाकेशिन सेकंड, रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी का रूलर था? चालुक्य डायनेस्टी का रूलर था। ठीक है, इसी के साथ हमारा हर्षवर्धन फिनिश होता है और एक लास्ट चीज बचती है जो कि है संगमेज। संगमेज को भी हम एंशिएंट हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। अच्छा, जो संगम एज है ना, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बन सकता है संगम एज का कि भाई ये संगम एज कब से कब तक चली? तो ये संगम एज 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी तक चली, मतलब पूरे 600 साल चली। 300 साल पहले यानी कि 3rd सेंचुरी बीसी और 300 साल आगे 3rd सेंचुरी एडी। तो याद हो जाएगा इजीली। संगम एज कब से कब तक मानी जाती है? 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी तक। डन। अच्छा, टोटल 3 संगम पेट्रोनाइज्ड बाय पांड्याज। कितनी टोटल संगम हुई जो पांड्याज ने ऑर्गेनाइज करवाई थी, पेट्रोनाइज करवाई थी? 3 संगम करवाई थी टोटल। संगम का मतलब जहां पर डिफरेंट लोग आकर अलग अलग जगहों से मिलते हैं, एक उनका मेल मिलाप, मतलब किसी काम के लिए मिलते हैं, कुछ डिस्कशंस करने के लिए, कुछ डिसीजंस लेने के लिए। तो संगम एज बोला जाता है। ये संगम एज कब से कब तक चली? 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी। और टोटल कितनी संगम ऑर्गेनाइज हुई? 3 संगम पेट्रोनाइज्ड बाय पांड्याज। करवाई किन्होंने? पांड्याज ने। कितनी संगम करवाई? 3 संगम करवाई। ठीक है। अब पूजा मुझसे ये पूछ रही है कि सर 3 संगम तो पेट्रोनाइज करवाई पांड्याज ने, लेकिन कहां पर करवाई, उस जगह का नाम बताओ। तो ये है भाई मुछंगम, और मुछंगम तमिलनाडु रीजन का पार्ट है। ये 3 संगम करवाई पांड्याज ने एंड हेल्ड एट मुछंगम तमिल रीजन। मुछंगम रीजन का नाम है, तमिल रीजन का पार्ट है ये मुछंगम। क्लियर? अच्छा, तो अब जो 3 संगम हुई उनका मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। सबसे पहली जो संगम हुई मदुरई में हुई, और दूसरी जो संगम हुई कपाड़पुरम में हुई, और तीसरी जो संगम हुई मदुरई में हुई। तो कितना आसान है याद करना। पहली संगम हुई मदुरई में, दूसरी कपाड़पुरम में और तीसरी मदुरई में। जो सबसे पहली संगम हुई ना, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको अगस्त्य ऋषि ने अटेंड किया था। भाई कोई ऐसा आप फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाओ जिसमें कोई बहुत बड़ा आदमी आए, मान लो प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हो और आप कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना। तो ऐसे ही ये जो मदुरई में जो संगम हुई थी पहली संगम, इसको अगस्त्य ऋषि ने अटेंड किया था। इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और ये संगम भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ये कपड़ापुरम है, इस कपड़ापुरम जो सेकंड संगम हुई, इसकी जानकारी हमें एक ग्रंथ से मिलती है जिसका नाम है तोलकापियम। तोलकापियम टेक्स्ट, तोलकापियम ग्रंथ से हमें सेकंड संगम की जानकारी मिलती है जिसका नाम है कपड़ापुरम। और 3rd संगम हुई मदुरई में। बस इतनी ही याद रखनी है आपको बात। फर्स्ट संगम मदुरई में अगस्त्य ऋषि ने अटेंड किया, सेकंड संगम कपड़ापुरम में, इसको तोलकापियम टेक्स्ट से इसकी जानकारी मिलती है, और 3rd संगम जो हुई वो हुई मदुरई में। भाई थोड़ी देर में करूं, क्लास में। ठीक है भाई, तो जो पहली संगम हुई मदुरई, अगस्त्य ऋषि ने इसको अटेंड किया था। सेकंड जो संगम हुई कपड़ापुरम बाय तोलकापियम टेक्स्ट।
ठीक है, और थर्ड संगम मदुरई। अब आ जाइए लिटरेचर यानी कि जो ग्रंथ जिनसे हमें इसकी जानकारी मिलती है, इस संगम एज की जिनसे हमें जानकारी मिलती है। तो दो तरह के लिटरेचर हुए, एक तो नरेटिव यानी कि स्टोरी की फॉर्म में, उनको बोला गया मिल्का नक्कू, और एक जो है पोएम्स की फॉर्म में जिनसे हमें जानकारी मिली, मतलब जो पोएम्स की फॉर्म में लिखे गए थे लिटरेचर, उनका नाम है किल्का नक्कू। और एक बात आपको पता ही होगा, याद कैसे करोगे भाई, स्टोरी जो हम सुनते हैं वो सब मिलके सुनते हैं, मिलके, तो उसी से याद कर लो मिल्का नक्कू। दो तरह के लिटरेचर हुए जिनसे हमें संगम एज की जानकारी मिली, एक तो जो स्टोरी फॉर्म में थे, नरेटिव फॉर्म में थे, और दूसरे जो डिडक्टिव फॉर्म में थे, पोइटिक फॉर्म में थे। ठीक है, जो नरेटिव फॉर्म में थे, स्टोरी की फॉर्म में थे, उनको नाम दिया गया मिल्का नक्कू, और जो पोइटिक फॉर्म में थे उनको नाम दिया गया किल्का नक्कू। और भाई जो आपने देखा होगा जो कविताएं सुनाते हैं, जो पोयम सुनाते हैं, तो कई हंसी मजाक वाली या जो समझ रहे हो ना, ऐसी जो कवि सुनाते हैं तो उस पे क्या लगती हैं, लोग खुल के हंसते हैं। किलकी आप समझते होंगे, किलकी जो जोर जोर से हंसना बोलते हैं ना, हरियाणा में तो किलकी बोलते हैं उसको। तो जब ऐसी कोई पोयम सुनाते हैं तो लोग क्या करते हैं, किलकी मारते हैं। तो उसी से याद कर लो किल्का नक्कू और एक मिल्का नक्कू। मिल्का नक्कू स्टोरी को मिलके सुनेंगे, और पोयम कोई सुनाएगा तो किल्की मारेंगे, तो किल्का नक्कू। डन। तो लिटरेचर के बारे में हमने पढ़ लिया जिनसे हमें जानकारी मिली, स्टोरी वाली मिल्का नक्कू, पोयम वाली किल्का नक्कू। ठीक है, अब आ जाइए आगे, और एक और इंपॉर्टेंट लिटरेचर है जिसका नाम है सीलापत्ती कर्म, और सीलपट्टी करम भी बोल देते हैं इसको कई ऑथर, सीलापट्टी करम या सीलपत्ती कम भी बोल देते हैं, वो एक ही बात है। इस टेक्स्ट को लिखा इलांगो आदिगल ने, इलांगो आदिगल ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम फोक डांस, क्लासिकल डांस पढ़ेंगे ना, तो ये टेक्स्ट हम वहां पे भी पढ़ेंगे इसका नाम। तो एक और है, एक तो ये नरेटिव और डिडक्टिव होगी, जो स्टोरी वाली है उनको बोलते हैं मिल्का नक्कू, जो पोइटिक वाली है उनको बोलते हैं किल्का नक्कू। और एक लिटरेचर का नाम मैं आपको बता रहा हूं जिससे इसकी जानकारी मिली संगम एज की, उसका नाम है सीलापत्ती करम या सीलापत्ती कम भी बोलते हैं इसको। लिखा किसने इसको, इलांगो आदिगल ने लिखा। और इसके अंदर जो स्टोरी है ना, जो इस टेक्स्ट के अंदर जो स्टोरी है, वो किसकी स्टोरी है, एक आदमी था कोवलम और एक औरत थी कनग्गी, इसी की वाइफ थी ये कनग्गी। इन दोनों की शादी हो जाती है, कोवलम की और कनग्गी की। ठीक है, लेकिन ये कोवलम जो है, ये थोड़ी दिन तो इनका अच्छा चलता है रिलेशन, शादी जो हो जाती है इनकी, तो कुछ समय के बाद ये जो कोवलम है, ये इस मदुरई कोई दूसरी लेडी थी, इससे प्यार करने लग जाता है। ठीक है, और इसके चक्कर में पड़ जाता है और इससे शादी भी कर लेता है बाद में। ठीक, लेकिन ये मदुरई इसको धोखा दे के चली जाती है फिर कोवलम को, और बाद में फिर ये अकेला हो जाता है और बिल्कुल मारा मारा फिरता है। तो फिर बाद में ये कनग्गी के पास दोबारा जाता है, इससे माफी मांगता है और अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, और ये कनग्गी इसको माफ भी कर देती है। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेती है फिर से दोबारा कोवलम को। तो ऐसी कुछ स्टोरीज के अंदर है। किस किस की स्टोरी बताइए, ये कोवलम और कनग्गी की और मादुरई की, माधवी की, सॉरी मदुरई कह रहा हूं मैं, माधवी। कोवलम, कनग्गी और माधवी की इसमें स्टोरी है। और इस कनग्गी को ना गोडेस ऑफ प्योरिटी माना जाता है केरला में, आज भी इसके मंदिर भी हैं कनग्गी के, गोडेस ऑफ प्योरिटी इन केरला। ठीक है, टेक्स्ट का क्या नाम है, सीलापत्ती कम, और किसने लिखा, इलांगो आदिगल ने। इस सीलापत्ती कम के अंदर स्टोरी किसकी है, कोवलम, कनग्गी और माधवी की। और ये जो कनग्गी है इसको गोडेस ऑफ प्योरिटी बोला जाता है केरला में। डन। ईच जोग्राफिकल एरिया, अच्छा इतना समझ में आ गया। तो ये हो गई वे लिटरेचर की बात जिससे हमें संगम एज के बारे में पता चलता है। मिल्का नक्कू, किल्का नक्कू, जो स्टोरी फॉर्म में लिटरेचर है उसको बोलते हैं मिल्का नक्कू, और जो पोइटिक फॉर्म में है उसको बोलते हैं किल्का नक्कू। और एक और लिटरेचर है सीलापत्ती करम, जो इलांगो आदिगल ने लिखा। इसमें स्टोरी है कोवलम और कनग्गी और माधवी की। कनग्गी को बोला जाता है गोडेस ऑफ प्योरिटी इन केरला। ईच जोग्राफिकल एरिया हैज अ चीफ, जो भी जोग्राफिकल एरिया होता था ना संगम एज के अंदर, जो भी जोग्राफिकल एरिया होता था वहां का एक चीफ हुआ करता था, उसको क्या बोला जाता था, मूवेंडर। याद रखना, ईच जोग्राफिकल एरिया एज अ चीफ, और उसको क्या बोला जाता था, मूवेंडर बोला जाता, मूवेंडर। ओके, मूवेंडर नाम याद रखना। अच्छा, अब मैं आपको तीन चीजें टेबल की फॉर्म में याद करवाने वाला हूं।
एक तो चोला, चोला और एक चेरा और एक पांड्याज। ये तीन जगह पर, पहले तो मैं इनका डायग्राम दिखा देता हूं ताकि आपके दिमाग में इमेज फिट फिट बैठ जाए। देखो ये वाला जो रीजन है ना, ये केरल वाला रीजन है, केरला वाला रीजन। तो करेला जो होगा, केरला को याद करो करेला से, और केरला, करेला को हमें चीरना पड़ेगा, चीरा, है ना। तो केरला वाले रीजन में कौन हुए, चीरा डायनेस्टी वाले हुए, चीरा शासक, ठीक है। इनके जस्ट सामने हुए चोला और नीचे की तरफ हुए पांड्याज। तो चीरा, चोला, पांड्याज, ये भारत का नक्शा है, भारत का साउथ इंडिया। नीचे जो केरला वाला रीजन है वहां पर कौन हुए, चीरा, और चेरा भी बोलते हैं इनको, चेरा। और इनके जस्ट सामने क्या हुए, चोला, और नीचे की तरफ कौन हुए, पांड्या। और ये जो चोल शासक है ना, ये नेवी के लिए जाने जाते हैं, बहुत तगड़ी नेवी रखते थे ये चोल शासक, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम चेरा, चोला, पांड्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनको एक टेबल की फॉर्म में मैं आपको याद करवाऊंगा। इनका कुछ सिंबल होगा, ठीक है। चेरा, इनकी कुछ राजधानी होगी वो याद करवानी है, और इनका कुछ सिंबल होगा वो याद करवाना है, और फेमस किंग के बारे में बताएंगे। देखो भाई, सबसे पहले चोला, चोला जो राइट साइड में थे, है ना, जो नेवी के लिए फेमस थे। चेरा जो केरला वाला रीजन है, और पांड्या जो बिल्कुल नीचे वाला रीजन है वहां पर। अच्छा, जो चोला थे ना, उनकी कैपिटल है उरायूर एंड पूहर। उरायूर और क्या है, पूहर। भाई आप ने सुना होगा कई बार, चोला किसको बोलते हैं, चोला हम उसको बोलते हैं जो कपड़ा पहनते हैं ना, कई उसको चोला बोलते हैं कि भाई ये चोला, क्या चोला पहन रखा है, समझ रहे हो। तो किसी ने अगर चोला पहन रखा होगा तो उसके मम्मी पापा या कोई भी बड़ा होगा तो वो क्या कहेंगे, मतलब हरियाणवी में है थोड़ा सा ये, उरायूर मतलब इधरा, उरा, है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो उरायूर मतलब इधरा। और पूहर क्या पहन रखा है ये, पूहर, पूहर मतलब पहर, है ना। तो उससे ही देखो जुड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो कैपिटल कौन है, याद कर लो, उरायूर, उरायूर। और पूहर क्या पहन रखा है, उरायूर एंड पूहर किसकी कैपिटल हुई, चोला की। और ये इनका कावेरी पट्टनम पोर्ट सिटी हुआ करता। दोबारा समझो, क्या नाम है, चोला, और चोला की कैपिटल कौन हुई, उरायूर और पूहर, और कावेरी पट्टनम इनका पोर्ट सिटी हुआ करता। फेमस फॉर किसके लिए थे, नेवी के लिए फेमस थे। और कावेरी पट्टनम इनका पोर्ट सिटी हुआ करता, याद रखना। कैपिटल इनकी उरायूर और पूहर। अच्छा, चीरा, चीरा, और चीरा की कैपिटल थी वंजी। क्या नाम है, वंजी। और हम किसी चीज को चीर रहे हैं, और जिस चीज को हम चीर रहे हैं वो बेचारा क्या बोल रहा है कि मुझे मत चीरो, मेरा तो वंजी है, मतलब एक ही जी है मेरे अंदर। तो वंजी, उससे याद कर लो, चीरा की कैपिटल कौन है, वंजी, ठीक। अच्छा, उसके बाद है भाई पांड्याज, और पांड्याज की कैपिटल हुई मदुरई। और मदुरई तो आप शुरू से पढ़ ही रहे हो कि संगम हुई थी मदुरई में, फिर कपड़ापुरम में, फिर मदुरई में। तो ये पांड्याज की कैपिटल थी मदुरई, पांड्याज की। अब करते हैं इनके सिंबल क्या क्या थे भाई। चोला, और वो जो चोला पहन रखा था ना, वो टाइगर की स्किन वाला चोला पहन रखा था। तो सिंबल क्या हुआ चोले का, टाइगर। चीरा, और चीरा किस चीज से चीरा, बो एंड एरो से चीरा, ठीक है। किससे चीरा, बो एंड एरो। तो इससे याद कर लो, चीरा का सिंबल है बो एंड एरो। अच्छा, पांड्याज, अच्छा पांड्याज क्या करते थे, ऐसे याद कर लो, जैसे आपने पांडवों के बारे में पढ़ा होगा, है ना। पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा था 13-14 साल। तो वहां पर ऐसा कर लो कि वे फिश पालते थे। क्या पालते थे, फिश पालते थे, ठीक। जो आसपास समुंदर होगा तो ऐसे कर लो, वहां पर वो फिशेज को जैसे दाना डालते हैं ना मछलियों को, तो वहां पर वो फिशेज को दाना डालते थे, ऐसे कर लो। तो पांड्याज का सिंबल है फिश, चीरा का सिंबल है बो एंड एरो, और चोला का सिंबल है टाइगर। तीनों चीजें याद होनी चाहिए। चोला की कैपिटल है उरायूर एंड पूहर, और कावेरी पट्टनम इनका पोर्ट सिटी था, फेमस फॉर नेवी के लिए ही जाने जाते थे। तो नेवी के लिए जाने जाते हैं तो पोर्ट सिटी तो होगा ना कोई ना कोई। तो कावेरी पट्टनम इनका पोर्ट सिटी था, कैपिटल उरायूर एंड पूहर। चीरा, चीरा की कैपिटल थी वंजी, और पांड्याज की कैपिटल थी मदुरई। डन। देखो पोर्ट सिटी लिख भी रखा है, इनका पोर्ट था कावेरी पट्टनम। और चीरा, इन चीरा का पोर्ट था मुजरिस एंड टोंडी, मुजरिस एंड टोंडी चीरा का पोर्ट सिटी था।
और पांड्याज का पोर्ट सिटी था कोरकई, कोरकई। ठीक है, डन है भाई। तो ये याद कर लेना, ये कावेरी पट्टनम तो याद हो ही गया होगा। चीरा का याद कर लो मुजरी सेंटोंडी, और पांड्याज का याद कर लो पोर्ट था कोरकई। अच्छा, जो ग्रेटेस्ट रूलर हुआ चोला का, उसका नाम है करिकाल। नाम याद रखना है। चोला का जो ग्रेटेस्ट रूलर हुआ उसका नाम है करिकाल, और चीरा का जो ग्रेटेस्ट रूलर हुआ उसका नाम था सेंगुठुवन। सेंगुठुवन, ये साउथ इंडिया के हैं, थोड़े नाम अजीब से आपको लगेंगे बट एक ही बार लगेंगे, याद हो जाएंगे। लेकिन भाई चीरा, अब कोई चीज चीर दी तो उसको उठाओ, सेंगू उठवन, उठावन, उठाओ, सेंगुठवन। और इसको रेड चेरा बोला जाता है। ये ग्रेटेस्ट रूलर हुआ चीरा, चीराज में, सेंगुठवन रेड चेरा। डन। एक एक करके दोबारा बोल रहा हूं। चोला की कैपिटल उरायूर, पूहर, और कावेरीपट्टनम इनका पोर्ट सिटी हुआ। ठीक है, और चोला, किसका चोला पहना हुआ था? टाइगर का, तो इनका सिंबल है टाइगर। और करिकाल इनका ग्रेटेस्ट रूलर है। चीरा वंजी है भाई, मच्छीर, तो चीरा कैपिटल हुई वंजी। और बो एंड एरो इनका हुआ सिंबल। और मुजरी सेंटोंडी इनका हुआ पोर्ट, मुजरी सेंटोंडी। और सेंगुठुवन रेड चीरा इनका ग्रेटेस्ट रूलर हुआ। उसके बाद लास्ट है पांड्याज। पांड्याज की कैपिटल हुई मदुरई, और मदुरई और इन सिंबल हुआ इनका फिश। और पोर्ट है कोरकई, पोर्ट का क्या नाम है? कोरकई। डन, समझ में आ गई भाई बात? तो ये चोरा चेरा और चोला चेरा पांड्या, ये तीनों हमने देख लिए। और हर एक ज्योग्राफिकल एरिया का जो चीफ होता था उसको क्या बोलते थे? मूवेंडर बोलते थे। अच्छा, लिटरेचर जी में जिससे हमें इन संगम की जानकारी मिलती है, तो नरेटिव स्टोरी फॉर्म में मिल्का नक्कू बोलते हैं, और डिडेक्टिक पोइटिक फॉर्म में किल्का नक्कू बोलते हैं। और एक टेक्स्ट हुआ शिलापत्तिकम, इलांगुआ दिगल ने इसको लिखा था। और इसके अंदर स्टोरी किसकी थी? कोवलम और कनग्गी और माधवी की। और कनग्गी को बोला जाता है इसमें गोडेस्ट ऑफ प्योरिटी केरला में। जो 3 संगम हुई थी, पहली संगम मदुरई में हुई, दूसरी कपड़ापुरम में, और तीसरी मदुरई में। मदुरई में जो पहली संगम हुई थी उसको अगस्त्य ऋषि ने अटेंड किया था। और कपड़ापुरम की जानकारी हमें तोलकापियम टेक्स्ट से मिलती है। ठीक है, टोटल 3 संगम हुए, पांड्याज ने करवाए, और मुछंगम तमिल रीजन में हुए, मुछंगम तमिल रीजन में हुए। और संगम एज की जो ईयर है वो 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और कुल आधा पेज है, अच्छे से कर लेना भाई सारी चीज को। ठीक है, अब ये डायग्राम तो आप कर ही चुके हो, इसको और याद करवाना है बस। रूलिंग क्लास को इस टाइम में बोला जाते थे अरासर। अरासर क्या बोला जाता था? अरासर। भाई जो रूल कर रहा है उसको तो सब सर बोलेंगे, तो अरासर। रूलिंग क्लास को क्या बोला जाता था? अरासर। रिच पीजेंट, एक बात बताओ, जो अमीर पीजेंट है तो वो तो वेला पड़ा रहेगा, तो उसको बोलते थे वेलालर, वेलालर। रिच पीजेंट को क्या बोलते थे? वेलासलर। अच्छा, जो लोवेस्ट क्लास का आदमी होगा तो उससे क्या करवाएंगे वे लोग? कढ़ाई साफ करवाते थे। जो लोवेस्ट क्लास का गरीब होता था बेचारा, तो उससे क्या करवाते थे? कढ़ाई साफ करवाते थे। उससे याद कर लो, कढ़ाई सियार, कढ़ाई सियार। तो लोवेस्ट क्लास जो मतलब बिल्कुल गरीब तबके के लोग थे, उनसे क्या करवाते थे? कढ़ाई साफ करवाते थे। कढ़ाई सियार याद कर लो। ऑर्डिनरी प्लाउमैन, भाई जो प्लाउमैन मतलब जो खेत को प्लाउ करता था, बांधता था, तो ऑर्डिनरी प्लाउमैन में तो ऊर्जा होगी बहुत सारी, तभी तो वो प्लाउ कर पा रहा है खेत को। तो उससे याद कर लो उजावूर, उजावूर। और स्लेव्स यानी कि दास, आदि माई। ठीक है, आदि दास तो आदि हो ही जाता भाई काम करने का, तो स्लेव्स आदि माई, ऐसे याद करना है। रूलिंग क्लास अरासर, सर से याद किया है रूलिंग क्लास। जो रिच होगा वो वेला पड़ा रहेगा, वेलालर। और जो लोवेस्ट क्लास का आदमी होगा उससे क्या करवाते थे? गरीब से, लोएस्ट क्लास से कढ़ाई सियार। और ऑर्डिनरी प्लाउमैन में ऊर्जा होगी, उजावूर। और स्लेव्स जो है, जो दास जो है, वो आदि हो जाते हैं, तो आदि माई, ऐसे याद किया था। अच्छा, जो इधर वाला पार्ट था ये था चोला वाला पार्ट, और चोला नेवी के लिए जाने जाते थे। इनका कावेरीपट्टनम, इनका वो था, कावेरीपट्टनम ही था, तो इनका कावेरीपट्टनम पोर्ट था, पोर्ट सिटी। क्लियर? ठीक है, और इसके सामने जो केरल वाला हिस्सा था वहां पर थे चेरा, और यहां पर जो नीचे वाला पार्ट था इसके कौन थे? पांड्याज। समझे? आ गया भाई? ठीक है, तो ये नेवी के लिए जाने जाते थे, बार बार पूछा जाता। बताओ नेवी के लिए फेमस कौन थे? चोला। पोर्ट का नाम बताओ? कावेरीपट्टनम। ठीक है, और ये रूलिंग क्लास अरासर, रिच पीजेंट वेलालर, लोएस्ट क्लास कड़ाइसियार, ऑर्डिनरी प्लोमेंट उजावुर, और स्लेव्स आदिमाई। तो ये हो गया कंप्लीट। और ये डायग्राम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये देख लो एक बार फिर से,
कैपिटल क्या है, उरायूर और पूहर। चोला की कैपिटल उरायूर और पूहर। और कावेरीपट्टनम इनका पोर्ट सिटी है, सिंबल है टाइगर। और करिकाल इनका ग्रेटेस्ट रूलर हुआ चोला का। चीरा का वंजी, बो एंड एरो इनका सिंबल है। और मुजरिस और टोंडी इनके पोर्ट का नाम है। और सेंगुठुवन ग्रेटेस्ट रूलर हुआ, रेड चेरा बोलते हैं इसको। और पांड्याज में मदुरई, सिंबल है इनका फिश। और पोर्ट का नाम है कोरकई। ठीक है। ईच जोग्राफिकल एरिया एज अ चीफ, जिसका नाम हुआ करता था मूवेंडर। डन। अच्छा, ये लिटरेचर मिल्कनक्कू, किलकनक्कू, शिलापत्तिकरम, इलांगुआ, दिगल और कोवलम कनग्गी और माधवी की स्टोरी थी। कनग्गी को गॉडेस ऑफ प्योरिटी बोला जाता है। अच्छा, मधुर में ऋषि अगस्त्य ने अटेंड किया। कपड़ापुरम तोल्कापियम टेक्स्ट से जानकारी मिलती है। और तीसरी मदुरई में हुई। 3 संगम टोटल हुई पांड्याज की, हेल्ड एट मुछंगम तमिल रीजन, 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD। डन। तो ये थी भाई संगम एज। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है और हमारा एंशिएंट इंडिया भी खत्म होता है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना प्रिपेयर। बहुत आसान चीज है ये, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और ये टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आधा पेज तो ये संगम एज का किया है और आधा पेज हर्षवर्धन का किया आज। डन। अब पूरी की पूरी आपको जो एंशिएंट इंडिया है वो कंप्लीट रिवाइज करनी है। डन। और एक दिन आपको मैं दे रहा हूं, कल के दिन कोई भी क्लास नहीं होगी, कल आप पूरा इसको रिवाइज कर लेना। ठीक, पूरी एंशिएंट इंडिया को। और इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे और क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।